हरियाणा के सिरसा में नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया। सिरसा में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए हुए इन चुनावों में वहां के विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल भी पहुंची, जिनके आने की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में किसान वहां इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए किसान पुलिस से ही उलझ गए। जवाब में पुलिस वालों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें पीछे हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं। सामने आई एक तस्वीर में कुछ महिला पुलिसकर्मी घायल पुलिस अधिकारी को वहां से ले जाती दिखी। हालांकि पुलिस की सख्ती के बावजूद किसान पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम रही। गुस्साए किसानों ने वहां से गुजर रहे एक नेता की गाड़ी को घेर लिया। बाद में किसी तरह उन्हें वहां से निकाला गया। इस बीच प्रदर्शनकारी किसान भी नगर परिषद के सामने पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की, हालांकि नाकाम होने पर वो वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। चलो लोग दुखी ने, परेशान ने, लोग नहीं छेड़ेंगे। हालांकि जोरदार हंगामे के बीच किसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पूरा करा लिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि हरियाणा में नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में स्थानीय विधायक और सांसद को भी वोट देने का अधिकार है। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा चूंकि हरियाणा सरकार को समर्थन दिए हुए हैं और सांसद सुनीता दुग्गल बीजेपी की हैं, इसलिए उनको देखते ही किसानों ने बवाल मचा दिया। अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगाई गई आग के पीछे आतंकी साजिश का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच ने किया है। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि 20 मार्च को कपड़े के लिए मशहूर रेवड़ी बाजार में आग साजिश के तहत लगाई गई थी, जिसके आरोप में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके लिए हवाला के जरिए करीब 1.5 लाख रुपए भी दुबई से भेजे गए थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ISI से जुड़े बाबा खान नाम के आदमी ने सोशल मीडिया की मदद से अहमदाबाद के अपराधियों से इस काम के लिए संपर्क किया और फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आग लगाने को कहा, जिसके बाद ही रेवड़ी बाजार को निशाना बनाया गया ताकि बड़ा नुकसान हो। लेकिन इस आग में केवल 7 दुकानें ही चपेट में आईं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया था। खबर है कि ISI देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। बाबा ने बोला गया भाई जान हानि होनी चाहिए और ज़्यादा आर्थिक नुकसान होना चाहिए। आग जल्दी बुझ गई इसलिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान होता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में TMC के कार्यकर्ताओं पर एक बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमले का आरोप लगा। वहां की सिताई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुमार रॉय अपने इलाके में प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले पर हमला किए जाने का आरोप लगाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक SUV सड़क के किनारे खेत में लटकी दिखी। बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि हमले की वजह से ही गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर गई। इसी तरह काफिले में शामिल कुछ दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। चोट लगे, माथा फटे, दो गाड़ी भांगचूर है। घटना के बाद बीजेपी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में TMC के कार्यकर्ताओं पर चुनाव प्रचार से ज्यादा बीजेपी के नेताओं पर प्रहार करने के आरोप लग रहे हैं। इसे TMC के समर्थकों की बौखलाहट का नतीजा भी माना जा रहा है, क्योंकि गुस्सा उसी को आता है, कहते हैं कि जिसे कुछ खोने का खतरा हो। कूच बिहार जिले में TMC के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वहां विधानसभा की 9 में 8 सीट उसी के कब्जे में है, जहां 10 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कोरोना वायरस की नई लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रेलवे से राज्य के लिए कोई ट्रेन न चलाने की अपील की है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने रेलवे से अपील की है कि वो 11 से 14 अप्रैल तक उत्तराखंड के लिए ट्रेनें न चलाए, क्योंकि इन दिनों हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है। ऐसे में 12 और 14 अप्रैल को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। 12 अप्रैल को अमावस्या है और 14 अप्रैल को बैसाखी है। राज्य सरकार को इन मौक़ों पर बड़ी तादाद में लोगों के वहां पहुंचने का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार की दलील है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से वहां पहुंच सकते हैं, जिन पर नजर रखना प्रशासन के लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल देश भर से 29 ट्रेनें रोजाना हरिद्वार पहुंच रही हैं, जिन्हें इन 4 दिनों के लिए बंद करने से पहले रेलवे गृह मंत्रालय से सलाह लेगा और एक बार फिर उत्तराखंड सरकार से बात करेगा।
मौका होगा शाही स्नान का या बड़े स्नान का तो भीड़ ज़्यादा लगने की संभावना, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक कोई ट्रेन ना चलाई जाए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यह हादसा तब हुआ जब फसल कटने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही आग ने उसे जलाकर राख कर दिया। सबसे खौफनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आईं, जहां पकी फसल भीषण लपटों में दधकती दिखी। बताया गया कि फसल की कटाई कर रही एक मशीन से निकली चिंगारी से यह आग भड़की और देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई। हादसे के वक्त मशीन पर एक आदमी भी बैठा दिखा, जो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद किसानों की आंखों के सामने ही उनकी महीनों की मेहनत से उगाई फसल मिट्टी में मिल गई। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कासगंज जिले से भी सामने आईं, जहां कई बीघा खेत आग में सुहा होते दिखे और वहां मौजूद किसान बेबस खड़े होकर उसे देखते रहे। हालांकि कुछ नौजवान आग पर पानी और मिट्टी डालकर उसे शांत करने में जुटे दिखे, जबकि कई बड़े बड़े पत्तों की मदद से लपटों को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। प्रतापगढ़ में भी आग ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आशंका जताई गई कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद खेतों में खड़ी लाखों की फसल कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। सौ बात की एक बात यह कि गेहूं की कटाई से पहले खेतों में आग लगने की घटनाओं ने किसानों के साथ साथ प्रशासन की नींद भी उड़ा दी है। खेतों में बीड़ी सिगरेट पीकर फेंकने वाले लापरवाह लोग हैं, बिजली की ढीली तारें हैं, ट्रांसफार्मर हैं, गेहूं की कटाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं और ट्रैक्टर भी हैं, जिनके साइलेंसर से धुआं ही नहीं कई बार चिंगारी भी निकलती है। ऐसे में सूझ नहीं रहा कि फसल को राख होने से कैसे बचाया जाए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पंजाब के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी इस दौरान बेहद ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की इजाज़त होगी। यही नहीं, इस वक्त सभी राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि शादी समारोह, अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर कार्यक्रमों में भी 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी मास्क लगाना ज़रूरी होगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएम के मकान के बाहर रानीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक धीरज ओझा धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां के एसपी पर मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने डीएम नितिन बंसल के मकान के बाहर जमकर हंगामा किया। वो वहां जमीन पर लेट गए। इस दौरान उनके शरीर पर शर्ट नहीं दिखी। पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। विधायक धरने पर बैठे तो उनके कई समर्थक वहां जुट गए। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर डीएम नितिन बंसल बीजेपी विधायक को बातचीत के लिए वहां से उठाकर अंदर ले गए। सौ बात की एक बात यह कि यूपी में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें एक वोट भी जीत को हार में बदलने के लिए काफी होता है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की मारामारी भी पंचायतों के चुनाव में बहुत होती है। प्रतापगढ़ में विधायक के हंगामे की वजह भी यही थी। हैरानी इस बात पर हुई कि वकालत की डिग्री और सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद उन्हें वो तरीका उन्होंने अपनाया जिसे विपक्षी पार्टियों के नेता आजमाते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और राज्य सरकार को अहम आदेश दिए। न्यूज़ 18 के वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट है कि अदालत ने 6 महीने के भीतर वन विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को कहा कि वो वन विभाग और राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को जल्द फंड जारी करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए और सरकार से एहतियात बरतते हुए कृत्रिम बारिश कराने के लिए भी विचार करने को कहा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने साफ किया कि एनजीटी के 2017 के आदेश का 6 महीने में पालन हो, जिसमें एनजीटी ने जंगलों की आग को रोकने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने और आग बुझाने के लिए आधुनिक मशीनें लेने का आदेश दिया था। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के बाद मुंबई के सभी समंदर तटों पर सन्नाटा पसर गया। एक दिन पहले मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने 30 अप्रैल तक लोगों के समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी थी, जिसका असर मुंबई की जुहू चौपाटी पर भी देखने को मिला। आम दिनों में जिस चौपाटी पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, वहां परिंदे आराम फरमाते दिखे। इंसान तो वहां दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए।
किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। जुहू चौपाटी पर मौजूद दुकानें भी राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद बंद हो गईं। इन हालात में वहां काम करने वालों की हिम्मत फिर जवाब दी गई। कंडीशन खराब है हर एक की, आगे हम करें क्या। कुछ इसी तरह के हालात सांता क्रूज चौपाटी के भी मिले। लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए बाहर जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे। सौभाग्य की एक बात यह कि महामारी के बावजूद झुंड बनाकर मटर गश्ती करने की हमारी आदत ने ही सरकारों को दिन में धारा 144 और रात में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर किया। इसकी वजह से जिन लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया उसके लिए भी हम आप ही जिम्मेदार हैं। कोरोना मरीजों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोरोना को फैलने से रोकने में मास्क को सुरक्षा कवच बताया और कहा कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना होगा। साथ ही अदालत ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मास्क ने लाखों लोगों की जान बचाई है, इसलिए अगर घर में भी बुजुर्ग है तो वहां भी लोगों को मास्क पहनना चाहिए। असल में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अकेले कार चलाते वक्त मास्क पहनने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया। बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 बदमाश एक बैंक में लाखों की लूट करते दिखे। बताया गया कि बैंक में लूट से पहले इन बदमाशों ने कई दिनों तक रेकी भी की थी, जिसके बाद उन्होंने बैंक पर धावा बोला। हेलमेट और टोपी पहने ये लुटेरे हथियारों के साथ बैंक में दाखिल हुए। इसके बाद एक आरोपी हथियार लहराता हुआ कैश काउंटर पर पहुंचा और बैंक कर्मचारियों को धमकाता दिखा। इन आरोपियों ने बैंक स्टाफ समेत वहां मौजूद सभी लोगों को एक कोने में बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने कैश काउंटर में रखी नकदी बटोरनी शुरू की। लूटपाट के बाद ये आरोपी 5 लाख से ज्यादा की रकम अपने थैले में भरकर वहां से निकल गए। हालांकि इस लूट में शामिल 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लगातार अनुसंधान चल रहा था और 2 अपराधी उसके पकड़े गए हैं। पुलिस को सीसीटीवी वीडियो के जरिए इस केस को सुलझाने में कामयाबी मिली। सौभाग्य की एक बात यह कि अपराधी चाहे जितने भी शातिर हों, वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ते हैं और देर सवेर कानून के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। बिहार के समस्तीपुर में बैंक लूटने वाले अपराधियों का सुराग ढूंढने में पुलिस को महीना भर लगेंगे। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उनके 2 साथियों की तलाश में जुटी है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लखनऊ की किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के 42 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि केजीएमयू के कुलपति और मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 42 लोगों को कोरोना हो गया और शक जताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने 25 मार्च को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बीमार हो गए। और हैरानी की बात तो ये कि उन्हें इससे पहले भी कोरोना हो चुका है। हालांकि कोरोना के टीके की 2 खुराक लेने के बाद भी बीमार होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा पद संभालने वाले राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं। इसलिए ऐसे लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों पर सरकार गंभीर हो गई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है कि अब इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि पॉजिटिव मिलने वाले लोगों में कितने ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के टेस्ट से पहले भरे जाने वाले फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए। अब कोरोना के टेस्ट से पहले फॉर्म में ही लोगों को ये भरना होगा कि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है या नहीं, और अगर वैक्सीन लग चुकी है तो वो कोवैक्सीन लगी है या कोविशील्ड लगी है। टेस्ट से पहले ये भी बताना होगा कि अगर वैक्सीन लगी है तो उसकी कितनी डोज लगी हैं, और सैंपल देते वक्त ही डोज लगने की तारीख भी फॉर्म में भर कर देनी होगी। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की खबरें सामने आई जो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अब सरकार ऐसे मामलों से जुड़े सटीक आंकड़े जुटा पाएगी जो आगे की रणनीति बनाने में सरकार के काम आएंगे। झारखंड के सिमडेगा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी अस्पताल के छज्जे पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि नशे के आदी इस आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मौका पाकर वो खिड़की के ऊपर बने छज्जे पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान उसने अपने पैर नीचे लटका लिए और कूदने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे। इसी बीच अस्पताल का एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर वहां पहुंचा और उसे उतारने के लिए मनाने लगा। जब वो आदमी नहीं माना तो सबने मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया और उसे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी धक्का मुक्की में वो छज्जे से नीचे गिर पड़ा और हवा में उल्टा लटकने लगा।
हालांकि उसके पैरों में रस्सी बंधी थी जिसे ऊपर छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा था। यही नहीं, उसे बचाने के लिए नीचे कुछ लोग दरी पकड़कर भी खड़े थे। बाद में उसे रस्सी के सहारे नीचे उतार लिया गया। नीचे उतारने के बाद उसे दोबारा उसके वार्ड में भेज दिया गया। सवाल की एक बात है कि ऐसी हालत हम में हर उस आदमी की हो सकती है जो शराब या किसी भी तरह के नशे में डूबा हो, क्योंकि हर नशेड़ी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाता है जब नशे की तलब किसी को भी मरने मारने की हद तक पागल बना देती है। इसलिए सिमडेगा की यह घटना मजाक नहीं, हम सबकी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के शामली में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक नेता ने पुलिस पर अपनी हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। बताया गया कि बीजेपी नेता अश्विनी पवार कार में अपने परिजनों के साथ जा रहे थे, तभी पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक टीम ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग कर दी। और ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में बीजेपी नेता की गाड़ी सामने से आती हुई दिखी और फिर बीच सड़क पर रुक गई। गाड़ी को देखते ही एसओजी के सदस्य उसके पीछे भागे। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने काफी गोलीबारी की, लेकिन फिर बीजेपी नेता वहां से गाड़ी दौड़ाकर भाग निकले। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते मैंने गाड़ी नीचे बैठकर दौड़ा दी। इस घटना के बाद बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोलियों के निशान भी दिखे और पिछली सीट पर खून के दाग भी। नेता को तो चोट नहीं आई, लेकिन उनका एक परिजन जख्मी हो गया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि मामला गोलीबारी पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद पुलिस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आई और उनको मारते हुए थाने ले गई। अश्विनी पवार ने तो ये तक दावा किया कि पुलिस ने उनके विरोधियों से पैसे लेकर उन्हें मारने की कोशिश की। सौ बात की एक बात यह कि मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तक ये भी साफ नहीं है कि पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बीजेपी नेता की कार पर गोलियां क्यों चलाई और उनको हिरासत में लेने की वजह क्या थी।